नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासेस में। आज मैं आपके समक्ष लाया हूं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सीटेट के हैं। सीटेट में यह क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और जो मैं आपको ये कराने जा रहा हूं वह आपका 2016 का पेपर सीटेट का है। देखिएगा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। देखिएगा, पढ़िए पहला ऑप्शन, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती। क्या दे रहा है? यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। हालांकि ये सही है। सेकंड ऑप्शन देखिएगा, वह बहुत ही देखिए क्या लिखा है आपको, वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। थर्ड ऑप्शन पढ़िएगा, वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। फोर्थ ऑप्शन पढ़िएगा, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है प्रतिभावान शिक्षार्थी के लिए। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। फर्स्ट वाला क्या है? यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। यानी कि प्रतिभावान विद्यार्थी कक्षा में होने वाली ऐसी गतिविधियां जो प्रेरणा देने वाली या चुनौतीपूर्ण नहीं होती उनसे ऊब जाता है, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी या ऐसे शिक्षार्थी हमेशा चुनौतीपूर्ण व आगे बढ़ाने वाले विषयों में रुचि लेते हैं। समझे आप? आगे बढ़ाने वाले विषयों में रुचि लेते हैं। यानी कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है आपका, एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। बताइए कैसे बढ़ा सकती है, आपको यह बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। सेकंड दिया हुआ है आपके सामने, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। सी ऑप्शन पढ़िएगा, विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके। फोर्थ पढ़िएगा, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियां के लिए पुरस्कार देखिएगा इसमें आपको नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट देखने हैं। जहां आपकी कक्षा की विषय वस्तु को बाहरी दुनिया से जोड़ा जाए या बाहरी विषय वस्तु से जोड़ा जाए, विषय वस्तु को बाहरी जीवन से, बाहरी दुनिया से जोड़ा जाए, तो वह वहां प्राथमिकता दी जाती है, विद्यार्थी को प्राथमिकता दी जाती है। देखिएगा इसका सी ऑप्शन सही है। यानी कि विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करते हैं। यानी कि आप कह सकते हो अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन संभव है। शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है आपका, बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। देखिएगा पहला दिया हुआ है आपके, बच्चे जानकारी की निष्क्रिय प्राप्त करता है। जी, निष्क्रिय प्राप्त करता है या नहीं है? गलत। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं होते, बच्चे एक्टिव होते हैं, यानी कि सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। तो यानी कि आपका थर्ड का ए ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। सेकंड पढ़िएगा, बच्चे समस्या समाधान करता होता है। हाँ बिल्कुल। देखिए
बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, हाँ जी। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण, जी बिल्कुल सही है, जी बिल्कुल सही है, सक्रिय अन्वेषण है बिल्कुल। तो यानी कि आप देखिएगा इसका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, बी सी डी तीनों ही सही है, लेकिन ए सही नहीं है। आप देखिएगा आपके इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। जी बिल्कुल आपका ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन सही है। यानी कि बच्चे जानकारी के सक्रिय प्राप्तकर्ता, समस्या समाधान करता, वैज्ञानिक शोधकर्ता तथा पर्यावरण सक्रिय अन्वेषण होते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। यानी कि विद्यार्थी को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे बेस्ट विधि यानी कि सबसे अच्छी विधि कौन सी प्रभावी होती है। देखिए आप पढ़िएगा ऑप्शन। यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थी के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, जी नहीं, यह नहीं हो सकती, यह नहीं हो सकती। देखिएगा, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करना, जी हालांकि सही है, यह आपका सही है। लेकिन क्या होता है, आपका सी टेट में ज़्यादातर चारों ही क्वेश्चन सही होते हैं। जो 4 बहुविकल्पीय दिए होते हैं वह आपके चारों सही होते हैं। आपको परीक्षा में चारों ही ऑप्शन पढ़ने होते हैं और पढ़ने ही चाहिए। अन्यथा की स्थिति में आपने देखा फर्स्ट ऑप्शन सही है, बाकी के 3 नहीं देखे, तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसमें चारों ही सही होते हैं, आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग लगाना पड़ता है कौन ज़्यादा सटीक है, चारों में से, तीनों में से, जो भी। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट। जब तक विद्यार्थी में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो तब तक दंड का उपयोग करना, जी नहीं, ये नहीं हो सकता। पढ़िएगा नेक्स्ट। पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के लिए बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए, जी थोड़ा बहुत सही है लेकिन इतना नहीं। यानी कि आपका इसमें सबसे ज़्यादा 4th क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो सटीक आंसर है वह आपका बी है, यानी कि 2 ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन सही है। यानी कि आप कह सकते हो संप्रत्यय एक प्रकार की मानसिक श्रेणी है। कैसी है संप्रत्यय, कैसी है मानसिक श्रेणी है, जिसमें घटनाओं या अनुभूतियों या विचारों के अर्थ समान होते हैं। घटनाएं, अनुभूतियों, विचारों के अर्थ समान होते हैं। इसमें विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यार्थियों को तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करना तथा उदाहरण देकर समझाना सर्वाधिक प्रभावी विधि है। जी ओके, 4th का भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, देखिए क्या आपका क्या दिया हुआ है इसमें। जी, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। यानी कि यह पूछ रहा है जो आपके प्राइमरी स्कूल में यानी कि प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे हैं सबसे अच्छे वातावरण में कौन से प्रभावी ढंग से सीखेंगे। देखिएगा आपके ऑप्शन, देखिएगा जहां शिक्षक एकाधिकारवादी और स्पष्ट आदेश देता है और क्या किया जाना चाहिए। देखिएगा ठीक है, सेकंड पढ़िएगा, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। भैया क्या बोल रहा है, देख तो लो। गणित की संज्ञानात्मक कुशलता पर ही ध्यान का केंद्र होता है, पढ़ने लिखने गणित की संज्ञानात्मक कुशलता पर ही ध्यान होता है और बल दिया जाता है। जी थोड़ा बहुत गलत है। देखिएगा, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होते हैं और विद्यार्थी से निष्कर्ष रहने की अपेक्षा करता है। जी नहीं, यह तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। आगे देखिएगा क्या दिया हुआ है आपका आगे, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है
और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, और वे अनुभव करते हैं वे महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, आपका यह सटीक आंसर है, यानी कि 5 का फोर्थ ऑप्शन इज राइट, 4 सही है। यानी कि आप कह सकते हो यदि प्राथमिक विद्यालय का वातावरण संवेगात्मक आवश्यकताओं जैसे बौद्धिक प्रेम, सामाजिक विकास आदि की पूर्ति कराता हो या करता हो तो बालक उस वातावरण में प्रभावी ढंग से सीखते हैं। समझे? ओके, आगे देखिएगा क्या पूछ रहा है। एक बच्चा, जी है क्वेश्चन आपका बहुत डाउटफुल क्वेश्चन है, देखना जरा। और यह क्वेश्चन आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देखिएगा, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है, एक पक्षी यानी कोई सा भी कौवे को उड़ते देखता है और बोलता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? जी देखिएगा, इसके ऑप्शन दिए गए हैं आपके। बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती है। बी पढ़िएगा, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। जी बिल्कुल हो चुका है। सी पढ़िएगा, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। जी बताइएगा इसमें कौन सा हो सकता है सही? देखिएगा, इसमें हालांकि आपके तीनों ही ऑप्शन सही हैं। यानी कि आप कह सकते हो बच्चा कौवे को देखकर उसे एक पक्षी कहता है। इससे यह पता चलता है कि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। साथ ही यह भी पता चलता है कि बच्चे की स्मृति का विकास हुआ है तथा बच्चे अपने अनुभव को भाषा द्वारा व्यक्त कर सकता है। यानी कि आपका यह बी ऑप्शन सही है। ए बी सी तीनों ही सही है। 6 का यह भी सही है। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिखा है। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा यानी कि आंतरिक भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? पढ़िएगा ऑप्शन क्या है। यानी कि कोई भी टीचर या कोई भी लेडी शिक्षिका आपके बच्चे को कैसे प्रोत्साहन करने, जो उसके आंतरिक प्रेरणा है यानी कि इनसाइड मोटिवेशन, उसको कैसे करे कि बच्चा पढ़े। नहीं वाहे नहीं बोल रहा है, भीतरी प्रेरणा बोल रहा है। भीतरी यानी कि इनसाइड मोटिवेशन यानी कि भीतरी यानी कि आंतरिक प्रेरणा। ओके, देखिए पढ़ा, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते? देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। हालांकि ये तो कंपैरिजन वाली थोड़ी सी बात हो गई है। देखिएगा सेकंड ऑप्शन, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। जी नहीं, ये थोड़ा भैया ये बताइए, हर बच्चे को आप टॉफी दोगे? हर बच्चों से यह बोलोगे आप काम जल्दी करो आपको टॉफी मिलेगी, पुरस्कार मिलेगा? कब तक करोगे आप? ऐसे बच्चे मोटिवेट नहीं होता। हालांकि ऑप्शन तब भी सही है। देखिएगा 7 का थर्ड आंसर क्या है। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। मैं सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाह्य प्रेरणा के रूप में कार्य कर सकता है। जी बिल्कुल आपका यही ऑप्शन सही है। तब भी आगे पढ़ लेते हैं। चलो फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं। चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर ले। जी नहीं, आपका इसमें 7th के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो सटीक आंसर है वो आपका थर्ड ऑप्शन सही है। थर्ड बिल्कुल सटीक आंसर, थर्ड सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? बताइए कैसे प्रोत्साहित करती है? आंतरिक। हालांकि ऊपर वाला और यह क्वेश्चन थोड़ा सेम सी है, आंतरिक ही पूछ रहा है। देखिएगा क्या क्वेश्चन सही होता है इसमें, बताइएगा। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतियोगिता परीक्षण से नहीं। सेकंड है आपका व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में मदद करेगी। जी सही है। सफाई दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर। जी नहीं। फोर्थ पढ़िएगा, उनमें चिंता और डर पैदा करके। नहीं।
आपका 8th का बी ऑप्शन सही है, अभी मैंने ऊपर बताया था जी। देखिए आगे, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। बताइएगा क्या सही होगा। रटकर याद करने के लिए वे प्रत्यय स्मरण करने का अच्छा होना। जी आप यह पॉइंट देखना, जहां आपको यह बोले रटकर याद करना है, रटकर समझना, या रटकर जहां बात आ जाए, या फिर याद करने की बात आ जाए, वहां आपका यह नेगेटिव पॉइंट होगा और यह आपका गलत होगा। सीटेट इसको नहीं मानता, प्राइमरी लेवल पे यह नहीं मानता कि आप किसी को रटकर याद करो। जी यह तो आपका बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है। सेकंड पढ़िएगा, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। जी यह भी नहीं हो सकता। आगे देखना क्या है आपका, क्या पूछ रहा है, पूछ कर रहा है, देख लो। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। भैया ऐसे काम करो जिसमें आप परीक्षा में अच्छे अंक पा सकें। नेक्स्ट देखिएगा, सीखने के लिए जिसमें वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही पसंद करें। जी बिल्कुल आपका यही ऑप्शन सही है, इसको मारो, सही है ये बिल्कुल। 9th का आपका 4th ऑप्शन इज राइट। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। प्रभावशाली जी बताइएगा कौन सा है। सारी दंड नहीं है, व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम सही है, प्रतियोगिता नहीं है, और निरंतर तुलनात्मक अवमूल्यांकन नहीं है। यानी कि आपका यह व्यक्तिगत सापेक्ष मूल्य अधिगम सही है, व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम सही है। नेक्स्ट पढ़िएगा, व्यक्तिगत सापेक्ष यानी बोलते हैं व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम क्या होता है। व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम प्रभावशाली व्यक्ति विद्यालय की प्रथा का उदाहरण है। इस प्रथा में प्रत्येक व्यक्ति एक अलग तरीके से सीखता है तथा सीखने की शैली अलग तरह की होती है इसमें। ओके नेक्स्ट पढ़िएगा, यह क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल ही छपने वाला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपने मस्तिष्क में बिठा लेना। क्या है, विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। बताइएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, सीटेट में अक्सर यह क्वेश्चन बनता ही बनता है। और यह भी आपका जो आपकी सीटेट की परीक्षा होने वाली है 2022-23 वाली, उसमें जरूर पूछा जाएगा 100% किसी ने। ओके देखिएगा, इसमें आपका सिर से पैर की ओर ही होगा, सिर से पैर ही होगा, यानी कि मस्तकादोमुखी या फिर सिर पदामुख होता है, वहां आपका क्या होता है, सिर से पैर के ही ओर होता है। जी आपका बी ऑप्शन सही है, राइट। नहीं देखिएगा, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। भाषा विकास का यह क्वेश्चन भी आपका बहुत पूछा जाता है, यह भी आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी बताइएगा, यानी कि भाषा विकास, बच्चे का जो भाषा विकास होता है उसमें सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। मध्य बचपन का समय, जी नहीं। वयस्क अवस्था, बिल्कुल ही नहीं, वयस्क अवस्था तो होगा ही नहीं। बताइए कौन सा होगा, कौन सा होगा बताइएगा। इसमें आपका प्रारंभिक बचपन का समय होगा, प्रारंभिक बचपन का समय होगा, बिल्कुल यह लगा लीजिएगा। 12th का आपका सी ऑप्शन सही है। जन्म से पूर्व तो होगा ही नहीं, जन्म से पूर्व का समय ही होगा ही नहीं। देखिएगा नेक्स्ट 13 का, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं, और बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। बताइएगा कौन सही होगा इसका। वृद्धि एवं विकास, ऑप्शन बढ़िया, स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण, अनुशासन एवं पौष्टिकता, और आनुवांशिकता और पर्यावरण। आनुवांशिकता और पर्यावरण, जी बताइएगा। यानी कि लड़की की क्षमताएं आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिणाम होंगी। कौन सी होंगी, आनुवांशिकता और पर्यावरण होंगी। आप बताइए, यदि मैं पूछूं प्रकृति और पोषण, प्रकृति और पोषण में से आपका आनुवांशिक कौन सा है और वातावरण कौन सा है, आप कमेंट करके बताइएगा।
आनुवंशिक को प्रकृति बोलते हैं या फिर पोषण बोलते हैं, या फिर वातावरण को क्या बोलते हैं, पोषण या प्रकृति। यह क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, या ऐसा क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण क्रम से हैं, बताइएगा। प्रकृति, पोषण, बी बनेगा या पोषण या प्रकृति, बताइएगा। ऐसे क्रम से पूछता है, बताइए आनुवंशिक का मतलब क्या होगा, प्रकृति या पोषण, या फिर पर्यावरण का मतलब क्या होगा, प्रकृति या पोषण। कमेंट करके बताइएगा जरूर। देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण का गौड़ भाग हो सकते हैं। समाजीकरण के गौड़ भाग यानी कि द्वितीयक भाग, गौड़ भाग यानी कि द्वितीय भाग कौन से हो सकते हैं, बताइएगा। विद्यालय और पास पड़ोस, सेकंड है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, फिर है आपके परिवार और रिश्तेदार, फोर्थ है आपका परिवार और पास पड़ोस, बताइएगा। इसमें आपका सिंपल दिख रहा है, आपका ए ऑप्शन सही है, विद्यालय और पास पड़ोस यानी कि द्वितीयक भाग। जो सामाजिकरण में जो प्रक्रिया होती है, बच्चे की जो भूमिका होती है सामाजिकरण में, द्वितीयक पूछ रहा है, गौड़ भाग की पूछ रहा है, उसमें आपका विद्यालय और पास पड़ोस होते हैं। जहां आपका परिवार आ जाए, देखिएगा तीनों परिवार है, वहां आपका प्राथमिक है, यानी कि सामाजिकरण के रूप में आपकी परिवार की प्राथमिक भूमिका होती है, यानी कि मुख्य भूमिका होती है, ना कि द्वितीयक ना ही गौड़। ध्यान करना, परिवार आपका प्राथमिक भूमिका निभाता है, परिवार की प्राथमिक भूमिका होती है। पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। लेव वायस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, बताइएगा। सामाजिक अनुन्वय क्रियाएं, मानसिक प्रारूप स्कीमास का समायोजन, उद्दीपन अनुक्रिया का युग्मन या संतुलन, बताइएगा। जी बिल्कुल, लेव वायस्की का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, यह आपका सामाजिक अनुक्रिया से संबंध रखते हैं। जी, यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं जो आपके लेव वायगोस्की के अकॉर्डिंग, पहले आपकी भाषा आती है या विचार आते हैं, भाषा आती है या विचार, आप बताइएगा। लेव वायगोस्की के अनुसार भाषा आती है पहले या विचार आती है, या फिर प्याजे के अकॉर्डिंग, प्याजे के अनुसार पहले भाषा आएगी या विचार आएगी, कमेंट करके मुझे बताइएगा। धन्यवाद। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा, बताइएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदारी रहना चाहिए, बताइएगा। जी बिल्कुल, यह आपका अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अच्छा लड़का का अनुकूलन के अंतर्गत आता है। यानी कि आपकी कोहलबर्ग की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी? 3 अवस्थाएं होती हैं, और तीनों अवस्था की 2-2 उप अवस्थाएं होती हैं, यानी कि 3 अवस्थाएं होती हैं और 2-2 उप अवस्थाएं होती हैं, यानी कि 6 हो गई। यानी कि पहली होती है आपकी पूर्व परंपरागत, सेकंड होती है आपकी परंपरागत, थर्ड होती है आपकी पश्च परंपरागत, या फिर आप बोल सकते हो पहली होती है आपकी पूर्व रूढ़िबद्धता, या फिर सेकंड होती है रूढ़िबद्धता, थर्ड होती है आपकी पश्च रूढ़िबद्धता। नाम चेंज कर देता है। यदि मैं पूछूं कोहलबर्ग की इनकी जो एज होती है कैसी होती है, यदि मैं पूछूं पूर्व रूढ़िबद्धता की जो एज है वह कितनी है, 4 से 10 वर्ष, 4 से 10 वर्ष। यदि मैं पूछूं आपसे कि रूढ़िबद्धता की कैसी है एज, वर्ष कितने होती है नैतिकता की, 10 से 13 वर्ष। और लास्ट पश्च रूढ़िबद्धता यानी पश्च परंपरागत यानी पश्च लौकिक, तो उसकी क्या होगी 13 से ऊपर। ओके, ध्यान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, बताइएगा। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षक और माता पिता द्वारा पुनर्वलन या शिक्षक के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजन। जी बिल्कुल, यही क्वेश्चन आपका सही है। 17 का आपका फोर्थ ऑप्शन इज राइट। देखिए आगे। जीन प्याजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा बताइएगा कमेंट करके आप। स्कीमा क्या होता है? निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी की अथवा पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है, बताइएगा क्या जाना जाता है? इसको जाना जाता है समावेशन और समायोजन। समावेशन
और समायोजन। ध्यान करना, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन से बहुत ही क्वेश्चन बनेंगे, आप ध्यान करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम का सुगम बनाता है जो, बताइए, जो नियामक होता है या नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित। जी बिल्कुल, आप देखिएगा, समावेशन को हतोत्साहित, हाँ हतोत्साहित है। हतोत्साहित आपका एक नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, ध्यान करना, ना कि पॉजिटिव। यहाँ प्रोत्साहित होता तो आपका पॉजिटिव होता, प्रोत्साहित आपका पॉजिटिव होता, लेकिन हतोत्साहित आपका कैसा नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका आवृत्ति को बढ़ावा देता है, और लास्ट है खोज को प्रोत्साहन देता है, खोज को प्रोत्साहित देता है। जी बिल्कुल, यह आपको खोज को प्रोत्साहित देता है। आप कह सकते हो शिक्षक को हमेशा शिक्षा के लिए ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है जहां अधिगम को सुगम बनाया जा सके, और प्रगतिशील कक्षा में खोजपूर्ण कार्य हेतु प्रोत्साहन देना अधिगम को सुगम बनाता है। जी बिल्कुल, 19 का आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हावन गार्डन का बहुबुद्धि का सिद्धांत। सर्वप्रथम तो आपका यह पूछा जाता है, हावन गार्डन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, यहाँ से देखो एक क्वेश्चन बनता है, किसका, बहुबुद्धि का सिद्धांत। हावन गार्डन ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हुआ। अब देखिएगा, हावन गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, पढ़िएगा, बुद्धि केवल बुद्धिलब्धि IQ यानी परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट पढ़िएगा, यह क्वेश्चन तो गलत ही है। नेक्स्ट पढ़िएगा, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों की एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। जी बिल्कुल, यही आपका सही क्वेश्चन है। 20 का आपका 2 क्वेश्चन सही है, 20 का 20 ऑप्शन सही है। और भी आगे पढ़ लेते तभी, क्षमता भाग्य है ये, और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। जी नहीं, हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, सभी बुद्धियां विकसित होती है। हालांकि सही है, लेकिन जो आपके 20 क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा सटीक ऑप्शन है वे आपका 2 ऑप्शन है। जी ध्यान करना, यदि मैं पूछूं हावन गार्डन का जो सिद्धांत है वो कौन सा है, बहुबुद्धि सिद्धांत, बोलूं आपके हावन गार्डन ने बहुबुद्धि सिद्धांत बताया था, तो कितने प्रकार की बुद्धियां बताई थी मैं आपको बताता हूं, बताना कितनी, 7, 8 या 9 या 10, बताइएगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि हावन गार्डन ने जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है उसमें कितने प्रकार की बुद्धियां बताई हैं, 7, 8, 9 या 10। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोई 21 क्वेश्चन आपका पढ़ना, आप क्या है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते समय अपने आप से बात करती है कि लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइएगा। यानी कि कोई भी लड़की, वो लड़की या लड़का कोई भी है, अपने आप को टी शर्ट को तय करते समय अपने आप से यानी कि स्वयं से बात करती है, तो आपको बताना है ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिएगा कौन सही है। पहला दिया है आपका, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा, और ले वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा से अपने क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। जी बिल्कुल, आपका 21 का यह फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, यानी कि जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहते हैं, लेकिन ले वाइगोस्की इसे बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपने यानी कि प्राइवेट स्पीच कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच कहते हैं, लेकिन जीन पियाजे इसे क्या कहते हैं, अहम केंद्रित भाषा कहते हैं। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो अभी हम आगे और पढ़ लेते हैं। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अनुगमन नहीं, आगे बढ़िए थर्ड ऑप्शन, जीन पियाजे और ले वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा मां के अनुगमन नहीं, यह भी आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं, जीन पियाजे और ले वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में
करेंगे नहीं। आपका 21 का फर्स्ट ऑप्शन कुछ सही है, ये आप लगा ला, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि मैं पूछूं जीन प्याजे, जो आपके प्याजे हैं उनके अकॉर्डिंग पहले क्या आती है, भाषा या विचार, बताइए कमेंट करके। यदि मैं पूछूं, यानी कि आप बता सकते हो इनके पहले क्या आती है, भाषा या विचार, जीन प्याजे के, या फिर वाइगोत्स्की के पहले विचार आता है पहले या भाषा। एक क्वेश्चन और बनता है आपका इसी से। यदि मैं आपसे पूछूं, क्या पूछता हूं कि वाइगोत्स्की के अनुसार पहले क्या आता है, लर्निंग या डेवलपमेंट। मैं आपसे पूछता हूं वाइगोत्स्की के अनुसार पहले क्या आएगा, अधिगम या विकास। यह क्वेश्चन बहुत बनता है आपका, बहुत ही परीक्षा में पूछा जाता है कि आपका भाषा विचार पर निर्भर करती है या विचार भाषा पर निर्भर करता है, या फिर आपका अधिगम विकास पर निर्धारित करता है, या फिर विकास अधिगम पर निर्धारित करता है। बताइएगा कमेंट करके मुझे बताना कि आपका वाइगोत्स्की के अनुसार पहले क्या आता है, विकास आता है या अधिगम आता है, या फिर प्याजे के अनुसार पहले विकास आता है या फिर अधिगम आता है। आगे देखते हैं। लिंग है, यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है। लिंग है, बताइए क्या है। पहले दिया है शारीरिक संरचना, सहज गुण या सामाजिक संरचना या जैव सत्ता। यहां बताइए क्या होगा, लिंग क्या है। सामाजिक संरचना क्या है, सामाजिक संरचना ही होगा, सामाजिक संरचना ही होगा, शारीरिक रचना नहीं होगा, सहज गुण नहीं होगा, ये जैविक सत्ता नहीं होगा। जहां आपका लिंग दे दे, लिंग दे दे तो वहां आपका सामाजिक संरचना ही होगा, सामाजिक संरचना ही होगा, यानी कि जेंडर। जहां आपका जेंडर दे दे तो आपका यही होगा, ध्यान करना। देखते हैं आगे क्वेश्चन 30। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे, किस विधि को वरीयता देंगे। पढ़ते हैं इसको आगे क्वेश्चन। मानकीय परीक्षण या तथ्यों पर आधारित प्रत्यय स्मरण के प्रश्न, या वस्तु परक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, या सहयोगी प्रोजेक्ट। जी बिल्कुल, जहां आपका सहयोगी या फिर जेडपीडी या सहयोग प्रणाली या फिर आपका स्केप फोल्डिंग या फिर भाषा या आ जाए, वहां आपका लेव वाइगोत्स्की आप आंख बंद करके लगा देना। जॉन या फिर जॉन या जेडपीडी आ जाए, जेडपीडी आ जाए, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आ जाए, वहां आप लेव वाइगोत्स्की आंख बंद करके लगा देना, या फिर स्केप फोल्डिंग आ जाए। इंग्लिश देखना जरूर, इंग्लिश में आपका इसका स्केप फोल्डिंग दिया हुआ होगा, सही होगा स्केप फोल्डिंग, वहां आप लेव वाइगोत्स्की लगाना। जी बिल्कुल, आपका 23 का फोर्थ ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चे को अनेक अंकों के आधार पर अलग कर सकें, उनको नामित करें, बच्चों से बातचीत करें कि उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, विद्यार्थी के लिए कठोर नियमों को लागू करें, यह शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हो। बताइएगा इसका आपका होगा 24 का 2 ऑप्शन राइट, बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। जी आगे देखते हैं। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, ऑप्शन पढ़ना, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त हो। जी बिल्कुल सही है, आपका 25 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। यह केवल एक वर्ष के अंत में हो, जहां आपका केवल आ जाए वो आपका नेगेटिव पॉइंट होता है, नेगेटिव पॉइंट होता है, ना कि पॉजिटिव। यह तो आपका गलत है। देखिए, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक, जहां आपका किसी में तुलनात्मक यानी कंपैरिजन करा जाए, वह भी आपका एक नेगेटिव पॉइंट होता है, नेगेटिव पॉइंट होता है। यह भी आपका ऑप्शन गलत है। देखना नेक्स्ट। इसमें विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। जी नहीं, यह भी नहीं है, यानी कि 25 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, मैंने पहले ही बताया था आपको। आगे देखते हैं। एनसीएफ, इससे आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं। एनसीएफ से आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं। यह क्वेश्चन मान लीजिए आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्या है।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक की भूमिका है, बताना क्या है? अधिनायकीय या अनुमत परिक या सुविधादाता या सत्तावादी, बताइएगा क्या है? यदि मैं बोलूं एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार शिक्षक का उद्देश्य बच्चों के सीखने की सहज इच्छा, यानी कि सहज इच्छा और युक्तियों को समृद्ध बनाना जो सुविधाजनक हो, यह व्यवस्था सभी राज्यों में लागू की गई है। यह व्यवस्था सभी राज्यों में लागू की गई है, यानी कि आपका यह सी ऑप्शन सही है। मैंने क्या बोला था अभी? क्या बोला था? शिक्षक का उद्देश्य बच्चों के सीखने की सहज इच्छा और युक्तियों को समृद्ध बनाना जो सुविधाजनक हो, यह व्यवस्था सभी राज्यों में लागू की गई है, यानी कि 26 का आपका सी ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षा की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम, क्या है इसका बताना, का एकमात्र निर्धारण होती है के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। जी बिल्कुल है ही, आपका ऑप्शन सही है। 27 का फोर्थ ऑप्शन सही है जी। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 28 क्या पूछ रहा है आपका? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए, यानी शामिल कहाँ करना चाहिए? जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। देखिएगा क्या पूछ रहा है आपका? जिनमें असमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। नेक्स्ट है आपका एक काल्पनिक लक्ष्य, बताइएगा कौन सा होता है? इसका आपका थर्ड ऑप्शन सही है। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। आगे देखिएगा क्या पूछ रहा है आपका? विविध प्रकार की सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन क्या है, यानी यह कथन कैसा, सही है गलत है, आपको यह बताना है। सही है जी, बिल्कुल सही है, गलत तो है नहीं। अब देखिएगा यदि यह सही है तो आप ऑप्शन देखिएगा सही कौन कौन से ऑप्शन में दिया गया है। कौन से में? 1 में, 2 में, 3rd में नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन गलत है। 4th में नहीं है तो गलत है, यानी कि इन दोनों में आपका एक सही है। पढ़ लेते हैं। सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। जी बिल्कुल सीखते हैं, सही है आपका। सही है क्योंकि इससे कक्षा के अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। हालांकि यह भी सही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सटीकता पाई जा रही है वह आपके फर्स्ट क्वेश्चन में पाई जा रही है, यानी कि आपका 29 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे देखिएगा आप। सुनने में असमर्थ बच्चा फर्स्ट में केवल अकादमिक शिक्षा लेने से लाभ नहीं उठाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। जी बिल्कुल, यह क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन गलत है। केवल आ जाए तो गलत है। नहीं पड़ेगा। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। जी बिल्कुल, आपका 30 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, लगा ले, आपका यही सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं, ये आपका नेगेटिव पॉइंट है, गलत है। श्रवण असमर्थ वाले बच्चे के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नहीं, यह भी आपका गलत है, यानी कि 30 का आपका 2 ऑप्शन सही है। यह क्वेश्चन भी आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। असमर्थ बच्चे में बहुत ही पूछा जाता है। यदि मैं पूछूं पढ़ने वाले बच्चे के लिए क्या लिखा जाता है, क्या आता है? डिसलेक्सिया। लिखने का अक्षमता क्या होती है? डिस्ग्राफिया। यह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके। डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया या डिसलेक्सिया। ओके, यदि है आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी सेंड करना। आपका सीटेट बहुत ही नज़दीक है, आप इसे वीडियो को देखें और परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।